आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। मैं निवेदिता चक्रवर्ती उपस्थित हूँ। कार्यक्रम हमारा 5-6 मिनट बाद शुरू होने वाला है। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा अनुगुंज जो हमारा वुमेन्स वीक चल रहा है, इसके बारे में मैं आप सबको बता दूं। तो हम अनुगुंज में हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे वैसे तो 8 मार्च को है, लेकिन हम आज से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स वीक। और जिसके इस श्रृंखला में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर के आ रहे हैं हम आप लोगों के सामने। जैसे कि आज का कार्यक्रम ये है कि वुमेन का जो रोल रियल लाइफ में कैसा है, डिफरेंट रोल्स वुमेन अदा करती है और एक औरत अदा करती है अपनी जिंदगी में। तो वो रियल लाइफ में कैसे कैसे रोल्स अदा करती है और उसकी क्या भूमिका रहती है, आज का कार्यक्रम इसके लिए है। कल हमारे पटल पर इंग्लिश पोएट्री नीलम प्रभा देवगन जी इंग्लिश पोएट जो वुमेन पोएट हैं, उनकी भी कविताएं प्रस्तुत करेंगी, प्रेजेंट करेंगी। और इसके अलावा वो कुछ कविताएं जो इंग्लिश की हैं, जो वुमेन के ऊपर लिखी गई हैं, अच्छी कविताएं, वो भी सेलेक्ट करके ला रही हैं, जो कि वो आपको सुनाएंगी। कल का कार्यक्रम ये है। और संडे को संध्या सिंह जी आ रही हैं। संध्या सिंह जी संडे को अपना एकल काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगी और स्त्री विमर्श पर बहुत अच्छा लिखती हैं। वो नारी विमर्श पर संध्या सिंह जी, और उनका एकल काव्य पाठ रहेगा परसों संडे को। और 8 मार्च को एक काव्य संध्या हम लोगों ने रखी है, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। उस दिन एक काव्य संध्या रखी है 7 बजे ही इसी पटल पर, जिसमें 7-8 कुछ कवि कवित्रियां चुन करके हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं और जो कि कविताएं प्रस्तुत करेंगे। तो 8 मार्च को ये प्रोग्राम रहेगा। 9 मार्च को हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी मजदूर स्त्री के साथ भी आप लोगों की मुलाकात कराएं, क्योंकि उनका जीवन अलग ही होता है। तो एक मजदूर स्त्री का जीवन कैसा होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएं और उनको साक्षात आपके सामने प्रस्तुत करें, ऐसी हमारी कोशिश है। 10 मार्च को हमारे बीच में आ रही हैं एक लॉयर, वकील साहिबा आ रही हैं, मनप्रीत गिल जी। वो जितने भी वुमेन से रिलेटेड लॉज हैं उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो वर्क प्लेस में भी जो एक सेक्सुअल हैरासमेंट का लॉ है, बहुत जरूरी है और सबको जानना चाहिए। केवल औरतों को नहीं, पुरुषों को भी उस लॉ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा बाकी जो लॉज हैं एक औरत के लिए, जो को संरक्षण देने के लिए जो कानून की तरफ से जो कुछ लॉज हैं, उसके बारे में भी बताएंगी वो आप लोगों को विस्तार से। 10 मार्च को ये कार्यक्रम है और 11 मार्च को आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण करेंगे म्यूजिकल नाइट। तो उसमें भी राजन साहब को आप लोगों ने पहले सुना है, और एक अमिताभ जी जिनको आप सुन चुके हैं, वो दोनों आ रहे हैं हमारे पटल पर। और भूपेन जी तो हैं ही, उनके भी गाने हमको सुनेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा हफ्ता पूरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मना रहे हैं स्ट्रेच में। मैं इंतजार कर रही हूँ हमारे साथ एक बार गेस्ट हमारे जुड़ जाएं, तो उनको मैं एक बार तो एक बार मैं सोचती हूँ कि वो लोग जुड़ जाएं हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे बीच में आ रही हैं सुमेधा चिथड़े जी, और उनको भी हम लिंक भेज चुके हैं। तो सुमेधा चिथड़े जी, और आज के जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वो भूपेंद्र टीकू जी कर रहे हैं, और थोड़ी देर में वो लोग उपस्थित होने वाले हैं हमारे बीच में। तो हम लोग उनका इंतजार कर लेते हैं।
नमस्कार। नमस्कार भूपेन जी। तो भूपेन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भूपेन जी आप थोड़ी सी इनके साथ बातचीत करें तो मैं एक बार सुमिता जी को फोन लगा लेती हूँ बिकॉज उन्होंने अभी तक कनेक्ट नहीं हुई हैं। तो जी, कोई क्योंकि बात पहला नहीं। कार्यक्रम जी पहला कार्यक्रम उन्हीं का ही है। श्रोताओं, नमस्कार। आप सबको शुभ संध्या। आज शाम की खुशामदीद और बहुत बहुत स्नेह। आज हम उपस्थित हैं एक कार्यक्रमों की श्रृंखला लेके, जो अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस जो अगले हफ्ते आने वाला है 8 तारीख को, 8 मार्च को, उसके तहत हम एक श्रृंखला कार्यक्रमों की ला रहे हैं। उसका पहला अंक जो है वो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम आपके सामने रूबरू हैं और इसमें आपको अलग अलग कार्यक्रम नारी के बारे में, उनके उनके अनेकों आयाम देखने सुनने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं वो अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे और आप उनसे जब रूबरू होंगे तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि कितनी जीती जागती मिसालें हैं हमारे आसपास, कितनी जीती जागती नारियां हैं जो एक ऐसा जीवन व्यापन कर रही हैं जो एक मिसाल के लायक, जिसको बेमिसाल कह सकते हैं। कहने को तो हम बहुत सारी बातें करते हैं और लिखते भी हैं और पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन बात तभी बनती है जब सामने एक ऐसी हस्ती हो जिन्होंने अपना जीवन व्यापन ही अ, उन्हीं उसूलों के साथ किया हो और उसी जज्बे से किया हो जिस जज्बे की हम बातें लिखने पढ़ने में करते हैं। तो उम्मीद है हमारे साथ आज के सेगमेंट में, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ 3 नारियां जुड़ेंगी अलग अलग। वो 3 अलग अलग रोल में हम आपके सामने उनके रखेंगे। एक माँ, एक बहन और एक बेटी, और उनके जीवन की कुछ कुछ दर्शन हमको देखने को मिलेगा यहाँ। और उसी में से हमें एक जिंदा मिसालें हमारे सामने मिलेंगी जो कि बहुत इम्पैक्ट करती हैं मन को और अ, हमारी मानसिकता को। कहने के लिए बहुत कहने के लिए बहुत एक आम बात है। हम नारी के सशक्तिकरण, उनके उत्थान और ये सब बातें जो हम करते हैं या लिखने में पढ़ने में भी आती हैं और होता भी है, हम ये नहीं कहते कि नहीं होता, हमारा ये मानना है। लेकिन जो ग्राउंड है और जमीनी हकीकत, वो रिश्तों की किन किन पायदान से वो जमीनी हकीकत जो है वो उभर के आई है और कैसे कैसे द्वंद इन नारियों ने किए हैं अपना रोल, अपना रिश्ता निभाने के लिए। तो ये आज मुझे लगता है कि हमें, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है हमारे पहले अतिथि का। जी आ रही है वो, मैंने कॉल किया है तो थोड़ा टाइम लग गया। तो हमारे बीच उपस्थित हैं पूनम शर्मा जी आ चुकी हैं, आभा सिन्हा जी आ गई हैं। पूनम शर्मा जी आपको कह रही हैं नमस्कार भूपेंद्र जी।
आभा नमस्कार सिन्हा पूनम जी, जी, नमस्कार। आभा नमस्कार। सिन्हा जी का और बहुत स्वागत है क्योंकि आपका। इन दोनों ने ही मैसेज किया है तो इनका ही नाम दिख रहे हैं, लेकिन उधर मैं देख पा रही हूँ कि 4 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद शारदा जी जुड़े हैं हमारे साथ। अरविंद वो कह शारदा रहे हैं जी, भूपेंद्र भाई नमस्कार। बहुत नमस्कार अरविंद जी। बहुत नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है शारदा जी। आप शारदा जी हमारे हर नए नई पहल में हमेशा साथ रहते हैं। नमस्कार, प्रणाम आपको। मैं श्रोताओं से यही कह रहा था निवेदिता जी कि आज हम नारी के कुछ उन 3 पहलुओं पे बात करेंगे, माँ, बहन और बेटी, जिन पे हम जी, काफी हमने लिखा और पढ़ा है, सुना है, देखा है। लेकिन आज जो है वो जमीनी हकीकत, एक जिंदा मिसाल अ, उनकी हम पेश करेंगे और इन श्रोताओं से रूबरू करेंगे, करवाएंगे उनका, जी, ताकि वो जो है उनका जो देखिए, एक रियलिटी, जिंदगानी की एक रियलिटी अलग होती है, और पढ़ने लिखने की बात, हालांकि उसमें भी हकीकत झलकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं झलकती, लेकिन जो जिंदगी जीने का एक तरीका है, और अपने रिश्तों को उसमें समेट कर, संजो कर, और उनका उत्थान करना और अपना खुद का उत्थान करना, ये हम जी। आज अपने अतिथियों से मिलके चाहते तो थे कि हम जी, जी तो हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना, मतलब हम लोगों का हमेशा प्रयास ये रहता है कि अनुगुंज में कुछ डिफरेंट प्रस्तुत किया जाए। अब कार्यक्रम तो बहुत तरह के होते हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी नमस्कार, शोभना तनेजा जी नमस्कार। तो कार्यक्रम तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा अनुगूंज के लोग आई थिंक थोड़े अलग हैं। सारे श्रोता भी अलग हैं और हम लोग भी थोड़े अलग हैं। तो हम जमीनी हकीकत पे बात करना बहुत हमें अच्छा लगता है, बजाय इसकी कि हम लेक्चरबाजी करें यहाँ पर आकर। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब तो बहुत लोग बोलते हैं और हम लोग सुनते भी हैं। और बहुत लोगों ने बहुत सारे इस वर्कशॉप्स भी अटेंड करे हैं कि कैसे कैसे करके रिलेशंस अच्छे बनाने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, एक वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। लेकिन वो जमीनी हकीकत पे कितना लोग इस चीज को समझ रहे हैं और परिवारों में क्या हो रहा है। और इसी श्रृंखला में रिश्तों की बात अनुकुंज के साथ भी एक हमारा कार्यक्रम है। वो भी हमारा कुछ इसी तरह से मिलता जुलता कार्यक्रम है, वो भी आप लोग जरूर देखा करिए। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम हम लोग ला रहे हैं चुनकर। एक बार भूपेन्द्र जी मैं दोबारा कॉल कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप कॉल कर लीजिए, और तब तक जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का ध्येय, आज के कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव आपको पता लग गया होगा पूरी तरह से। और फिर से याद दिलाता चलूं मैं आपको कि ये पूरे एक सप्ताह की कार्यक्रमों की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम है, जो हम अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस जो 8 तारीख को होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में एक पूरा वीक हम मना रहे हैं, विमेन्स वीक स्पेशल। तो उसमें कई कार्यक्रम होंगे। आप आज से लेकर 11 तारीख तक आप शाम के 7 बजे जरूर इनको देखें और सुने, और हमारे साथ सम्मिलित हों। अच्छे अच्छे कार्यक्रम और अलग तरह के कार्यक्रम, जैसे निवेदिता जी ने बोला कि बोलना वर्कशॉप, ये काफी आपको दाएं बाएं देखने को मिलता है। लेकिन हम यकीन करते हैं जमीनी हकीकत। हमारी आज की पहली मेहमान श्रीमती सुमेधा चिथड़े जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा पुणे से। नमस्कार सुमेधा जी। सुमेधा जी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन। जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद आपका माइक ऑफ है। आप अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट, माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी हाँ जी जी जी, अभी आ हाँ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। लेकिन आपका वीडियो चला गया। जी हाँ, अब आ रहे हैं, अब आ रही है। ओके अब ठीक है। ओके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। हाँ सुमेधा जी, आप कुछ बोलिए। नमस्कार करते हैं आप। नमस्कार करते हैं। जी नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुमेधा जी, आप बोलिए कुछ। सुमेधा जी आप बोलिए कुछ। जी जी मेरी आवाज आ गई ना अभी? हाँ जी, अब आ रही है, बिल्कुल आ हाँ रही जी अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। है। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। श्रोता, आज हमारे साथ जो आज हमारे साथ जो सुमेधा जी, मुझे लगता है आपके वहाँ ये दूसरा फोन चल रहा है, दूसरा फोन चल रहा है। नहीं आवाज एको आ रही है, वो आवाज दूसरे किसको आ कमरे रही में है? इनको वो बोलो। दूसरे कमरे में इनको बोलो। योगेश जी शायद सुन रहे हैं। दूसरे सुन रहे हैं। आवाज एको कर रही है, वो अगर दूसरे कमरे में चले जाएं तो ठीक रहेगा। जी हाँ जी बोलिए। हाँ, अब ठीक है, अब सही है। तो श्रोताओं से हेलो मैं आपके आने से पहले मैं श्रोताओं से यही बात कर रहा था कि हम हाँ आज। भूपेंद्र जी आवाज आ रही है अभी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। बस आपकी आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। हेलो मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा तो माइक चालू है। अच्छा, एक बार मैं इसको, शायद इससे फर्क पड़ जाए, मैं हेडफोन लगा के। अब आ रही है आपको? अब आपको आवाज मिल रही है? सुमेधा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ओह, तो आप सुमेधा जी एक बार ना लॉग आउट, आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन हेलो कीजिए, वो निवेदिता जी। जी, हेलो भूपेंद्र जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कुछ आपके एंड पे ही है प्रॉब्लम, यहाँ से तो आवाज जा रही है। क्योंकि निवेदिता जी, अगर आप सुन रही हैं तो इनको जरा फोन पे करके बात करके देखिए क्या ट्रबल है। अगर वो हो सकता है तो, नहीं तो हम अपनी अगली मेहमान को ले। हेलो जी, आ रही है आपको अब आवाज? नहीं आ रही सुमेधा जी? हेलो हाँ, हेलो आवाज आ रही है जी? सुनाई दे नहीं रहा? आवाज नहीं आ रही मेरी? निवेदिता जी? सुमेधा जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है सुमेधा जी? भूपेन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। और आपको आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। तो सम तो प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम देयर। नहीं है। आप अपना ये हटा दीजिए। यू रिमूव दिस। जी अभी आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ अभी रही है। आपकी आवाज आ हेलो रही है, आप बिल्कुल आ हाँ रही है। आपकी आ रही है। हाँ जी बोलिए निवेदिता जी नमस्ते। नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी अच्छा, और मेरी भूपेन आवाज जी आ की रही है? आवाज? मेरी आवाज आप सुन पा रही है? जी मेरी हाँ आवाज आपको बिल्कुल कम है। आप सुन, कम है? हाँ मैंने तो ईयरफोन भी इसीलिए लगाया, मैं हेडफोन भी लगाया ताकि। अभी आप बता दीजिए, आपको आवाज आ रही है? हाँ मेरे को तो जी बिल्कुल जी क्लियर आ रही है आप दोनों की आवाज। अच्छा अच्छा अगर आपको अगर आपको भूपेन जी की नहीं आ रही है तो फिर तो कैसे आप सुन पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं?
थोड़ा सा नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ। सुन रहे हैं? ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। जी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सुमेधा जी। आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज नारी दिवस जो आने वाला है 8 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की है। उसका पहला कार्यक्रम आज, आप जानते हैं कि आप उसको उसमें आपको हमने इनवाइट किया और आप आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओ, ये सुमेधा चिथड़े जी पुणे से जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में मैं जो पहले भी एक बार हमने इनका और इनके हस्बैंड श्री योगेश चटते जी का कार्यक्रम दिया था, लेकिन वो किसी दूसरे संदर्भ में था। आज का संदर्भ जो है वो विशेष है। वो विशेष ये है कि सुमेधा चिथड़े जी एक नारी और एक माँ। अब आप कहेंगे माँ तो हर नारी जो मतलब होती है और ममता से तो भरी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने जो अ, सुमेधा जी जो बैठी हुई है, जब आपको मैं इनके बारे में बताऊंगा या खुद ये बताएंगी अपने मुंह से, तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो ममतत्व जो है इनका कितना सुरखरू हुआ है। अपने इन्होंने कितनी बड़ी मिसाल कायम की है अपनी लाइफ में। सुमेधा जी, आपसे सीधा पूछूंगा बगैर और समय नष्ट किए बगैर, आपकी फैमिली में आपके एक ही औलाद, एक ही संतान है, वो आपका जी बेटा, और वो जब आपने उनका प्रोफेशन जब चूज किया, जो आप बताएंगे खुद, तो उस समय क्या आपके दिमाग में क्या विचार थे? जी निवेद जी जी सुमेधा जी। आवाज हमारे को आ नहीं रही आपकी। जी जी, अभी आ रही है। हाँ, अब आ रही है जी। अब आप इसको हाँ, कुछ मत कीजिए। जी जी जी, बोलिए। नहीं नहीं, मैंने आपका क्वेश्चन मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया। क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हो? हाँ, मैं अभी आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी थोड़ा क्लियर आ रही है? जी मैं जी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी एक संतान है, केवल एक संतान, जी वो है आपका लड़का। तो जी जब उन्होंने अपना प्रोफेशन चुना, वो आप ही बताएंगी, तो मैं थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूँ श्रोताओं के लिए। तो जब उन्होंने अच्छा। वो प्रोफेशन चुना, तो आपके दिल और मन में आपके क्या विचार आए और कैसे आपने अरे उसको? बहुत हाँ, जी जी जी, हाँ। तो आप बताइए। क्योंकि इच्छा थी कि हमारा बेटा राष्ट्र सेवा के कार्य में कुछ जाए, कुछ अच्छा सा काम करे। हर एक काम अच्छा जी ही है, लेकिन वो फौज में जाए और राष्ट्र की सेवा करे। और लेकिन हमने ऐसा कोई भी कंपल्शन उसके ऊपर नहीं किया था। लेकिन बचपन से लेकर बड़ा होने तक उसे एनवायरनमेंट ही ऐसी दी थी कि वो उसी माहौल में रहे, फौज वालों से मिले, एकेडमिक्स का रूटीन, जो कुछ स्टडी होता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, वो हमने उसे बार बार दिखाया था, वहां लेके गए थे। तो फिर उसी ने खुद ने डिसाइड किया। ग्रेजुएशन के बाद उसने फौज ज्वाइन की, और वो वक्त हमारे लिए बहुत बढ़िया था। हम दोनों बहुत खुश थे। अकेली संतान है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। संतान एक हो या दो, राष्ट्र सेवा कार्य करने के लिए कोई भी हो तो अच्छी बात है। लेकिन जब उसने खुद का डिसीजन हमें सुनाया कि नहीं, वो यूपीएससी में 21st आया था पूरे भारत में, और महाराष्ट्र में पहला आया, फर्स्ट आया था। तो फिर तो फिर उसी वक्त ये सुन के भी हमें ऐसा कुछ अलग सा नहीं लगा, क्योंकि हमें पता था अंदर से कि हमारा बेटा यही करियर चुनेगा। और जब उसने खुद का डिसीजन हमें सुनाया कि नहीं माँ, मैं उसी क्षेत्र में जाना चाहता हूँ,
तो फिर कुछ बता नहीं सकती, उस वक़्त मुझे बहुत प्राउड फ़ील हुआ। देखिए वही वही हम यही कह रहे थे कि एक माँ जो हुँ, जैसे आप कह रही हैं, आपके आपने जो अभी बताया कि बेटा एक हो हुँ, हुँ, या दो हो या तीन हुँ, हो, औलाद एक हो या अनेक हो, लेकिन सवाल ये होता है कि जो आज हम समाज में जो रियलिटी हम देखते हैं, आजकल आईटी सेक्टर है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल मेडिसिन है, दूसरी और चीजें जी, हैं जी। जिसमें देखिए, जिसमें श्रोता भी इस चीज को जानते होंगे कि बड़े आराम की जिंदगी कट कट सकती है एक बच्चे की, अगर वो ये सारे फील्ड हुँ, चूज करे। उसमें भी मेहनत करनी होती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत के बगैर हो जाएगा, लेकिन बड़े आराम से एक प्लस एक ऑफिस में बैठे हैं और बटन दबा रहे हैं और अपना जो है अपना कार्य क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, और अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है और अच्छी खासी लाइफ बिता रहे हैं। तो ये भी हुँ, एक, हुँ। ये भी हमारे बहुत सारे जो नए नवयुवकों का जो है वो बड़ा वो कहते हैं कि हाँ जी ये इसमें, और खासकर माएँ वो भी चाहती हैं कि नहीं क्या करना है, वहां पे तो बहुत अनसर्टेनिटी है लाइफ में और रिस्क नहीं, नहीं, है। क्या है, फ़ौज में ना कष्ट उठाने की तैयारी होनी चाहिए। जो फ़ौज जॉइन करना चाहता है, वह बहुत कष्ट उठाने की खुद की तैयारी होनी चाहिए और पूरा फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने पड़ते हैं, सुबह जब उठना पड़ता है, नींद थोड़ी ही मिलती है, मनपसंद खाना हर वक़्त जैसे चाहे वो मिल सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मिलता नहीं है ऐसे मैं कभी नहीं कहूँगी, फ़ौज का लाइफ़ बहुत अच्छा है। लेकिन ना उसने कभी कंप्लेंट की, ना हमने कोई कंप्लेंट की। कष्ट तो उसने उठाने चाहिए और वो उठाने के लिए वो तैयार था। और जी हमारा जी हम बिल्कुल। दोनों का अच्छी तरह से उसे हर बार सपोर्ट रहा कि कुछ भी हो जाए, पहले तुम्हारी ड्यूटी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट करके पहले अपना कर्तव्य निभाओ, बाद में बाकी की चीज़ें देखी जाएगी। जी बहुत बहुत खूबसूरत विचार आपके, तो वो हम जानते हैं। लेकिन एक चीज है सुमेधा जी, चाहे कुछ भी कह लीजिए, जी, हाँ। एक माँ का दिल जो है जब कोई त्योहार है, दीपावली है या कोई बड़ा त्योहार है, आपने खास खाना पकाया है, देखिए इमोशन है, इमोशन जी। तो माँ से हम दूर कर नहीं सकते। तो कभी याद आती है कि अरे ये आज पूरन पोली बनाई है, मुझे पता है महाराष्ट्र में बहुत या कोई दूसरी डिश बनाई है, उनकी बहुत मनपसंद है तो वो खा लें आके, या ऐसा मतलब एक इमोशन जब जागता है और याद आती है, तब आपका जी। आप कैसे तब आप कैसे इसको सोचती हैं उस समय? इमोशंस को तो काबू में रखना चाहिए। जब वो छुट्टी पे आते हैं ना, उसी दिन हमारे त्योहार होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर जब वो किसी भी त्योहार यहाँ नहीं रहता, तो फिर मेरी सोच यही है कि अभी मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी माताएँ हैं कि जिनका बेटा अभी फ़ौज में कहीं बॉर्डर पे है, कहीं पे है, तो ड्यूटी निभा रहा है ना। अगर हर एक माँ ने ऐसा चाहा कि मेरा बेटा इस त्योहार पर मेरे साथ हो, उसका उसे मैं उसकी मनपसंदी का खाना खिलाऊँगी, तो फिर वो सेवा कौन करेगा? तो फिर हम्म। प्रायोरिटी उसी चीज़ को ही देनी चाहिए, जो हमने बाहर चुना है। जी हमारे काफी श्रोता भी आपके साथ जुड़े हुए हैं अभी, मंजू जी, श्रीवास्तव जी। जी, निरुपमा श्रीवास्तव जी और सुरेखा साहू जी, उमेश सरोज जी। और सुरेखा साहू जी कह रहे हैं कि मेहनत हर क्षेत्र में है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे क्षेत्रों में मेहनत नहीं है, नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं। समझ लीजिए श्रोताओं। हम सिर्फ एक मदर के पर्सपेक्टिव से ये इनके साथ बात कर रहे हैं। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि दूसरे क्षेत्रों में मेहनत नहीं है। मेहनत तो आपको अगर हाथ हर एक से, फील्ड में है। अब अपने हाथ से उठा के हाथ दूसरे हाथ पे रखना हो उसमें भी मेहनत। लेकिन सवाल ये है कि जो, जी, हमारा जो फोकस आज के कार्यक्रम का है वो एक माँ के इमोशन का, जो हमें पता है हिंदुस्तान में, भारत में रह के हमारी जो क्लोज नेट फैमिलीज होती हैं, कोहिजन होता है, उसमें वहाँ का इमोशन कितना डीप होता है, कितना कितनी डेप्थ होती है उसकी, और उसको एक ऐसे प्रोफेशन में जो कि हम कहने में तो हम बहुत हमेशा कहते हैं कि हाँ जी ये
होना चाहिए और इसमें लोगों को जाना चाहिए। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उस समय अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या जी, जी, जी। वो बनाना चाहते हैं। ये हमारा एक्चुअली तो इसमें सुमिता जी ने देखिए कैसे उनके वो कैसे आज भी सोच है उनकी, अ, और कैसे वो कहती हैं कि जब वो हमारे घर आते हैं तो त्योहार वही उसी दिन होता है। तो अगर ये हमारा बेटा दूर रहता है त्योहार के वक्त, तो फिर ऐसा होता है यहाँ महाराष्ट्र में जो उसके फ्रेंड्स है, बहुत सारे साथी, इसके लिए कोई जान पहचान होना जरूरी नहीं है। जो जिसने यूनिफॉर्म पहना है वो हमारे फैमिली का मेंबर है, तो फिर उनके साथ हम रहते हैं, उन्हें हम घर बुलाते हैं। मेरा बेटा कहीं भी बहुत हो, लेकिन वो सब किसी ना किसी का तो बेटा है भाई है, तो वो सब लोग हमारे घर आते हैं, उनके साथ मैं त्योहार मनाती हूँ, नहीं तो मैं उनके घर जाती हूँ। मेरा त्योहार जी मनाने का तरीका यही होता है, उनमें मैं मेरा बेटा देखती हूँ। जी जी सुमेधा जी। और जब ऐसा मतलब कोई वाकया आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जबकि कोई बॉर्डर पे जब जैसे कोई एक्शन हो या कोई टेंशन हो और आपके जी, सुपुत्र जो हैं आपको पता लगा कि वो वहां चले गए हैं तो उस समय जी। क्या सोच रहती है आपकी? भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा टेंशन मुझे नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है ना, और उसने अभी तय किया है, तो उसी हिसाब से वही होगा। तो फिर कभी मैंने ऐसा मन में ही भी मेरे ख्याल नहीं आया कि अभी पता नहीं क्या होगा उधर। पता तो होता है हमारे बेटे कहाँ है, लेकिन एग्जैक्ट अभी इसी क्षण वो क्या है, कहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं, इसका तो हमें कुछ अंदाजा नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारा मन हमें हमारे साथ रहता है, वो ईश्वर हमें साथ देता है। और मेरी यही भावना है, मैं बता रही हूँ कि अगर हर एक माँ ऐसे रोकेगी अपने बेटे को कि नहीं उधर मत जाओ, पता नहीं कब कहाँ किसी दिशा से कोई भी गोली आ जाए और तुम्हें कुछ हो जाए, तो फिर ये सेक्रीफाइस तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने बहुत ही बहुत एक सहज रूप में आपने बहुत बड़ी बातें कही हैं इस कार्यक्रम में। और हम आपसे पहले भी मिले हैं, हमें पता है। श्रोताओं यहाँ मैं बता दूं ये सुमेधा जी और योगेश जी इनके पति हमारे साथ पहले भी आए हैं एक मुलाकात के कार्यक्रम में कुछ महीनों पहले। और ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है सिर्फ 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 के नाम वो ये SIRF। और देखिए ममता उसमें से भी छलकती है क्योंकि जो ये काम करते हैं वो भी आर्मी के लोगों के लिए करते हैं। और आर्मी के में और जो दूसरी माताओं के जो बच्चे हैं वो हाई अल्टीट्यूड में हैं उनके लिए वो ऑक्सीजन टेंट्स और ऑक्सीजन का सुविधा सप्लाई करते हैं। तो वहां भी एक आपको एक ममता का भाव मिलेगा। और उसके लिए जो धनराशि एकत्रित करनी थी उस समय सुमेधा जी ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे। इसके बारे में भेज सुमेधा जी बताइए। भेज दिए। जी। अ, मेरी डेफिनेशन ना अमेरिकी के बहुत अलग है, उसी हिसाब से वो किया हुआ है, उसमें कोई बड़ी बात है ऐसा मुझे नहीं लगता, कभी भी नहीं लगा और अभी भी नहीं लगता। ये आपने जो अगर जैसे कोई आप काम कहते शुरू हैं। जी जी, जी आप बोलिए बोलिए। नहीं नहीं बोलो, आप कुछ बता रहे थे बीच में। नहीं मैं यही कह रहा था कि श्रोताओं को भी मैं यही कह रहा था कि आप जो बड़े से बड़ी बात इतनी सहजता से कह देती हैं कि मतलब इंसान दंग रह जाता है कि क्या कहे। मतलब ये मैं कह रहा था। सच्ची सुंदरता किसमें है, ये मेरी सोच है। और कितने सालों तक हम ऐसे रशिया और अदर कंट्रीज का एग्जाम्पल देते रहेंगे ना, कि वहां देखो वाह कोई शादी हो, अच्छा सा फंक्शन हो रहा हो, तो वहां हर एक फैमिली से मेंबर वहां वॉर मेमोरियल में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उनके घर का फंक्शन शुरू हो जाता है। अगर यही वाह सोच और यही जीना हमारे यहाँ भी आ जाए, तो फिर फौज से हर एक आदमी जुड़ सकता है ना, क्या बात क्योंकि उनकी वजह क्या से बात। तो हमारा राष्ट्र अभी तक अच्छा है। बहुत बहुत खूब आपके बहुत उच्च विचार और बहुत एग्जाम्पलरी आपका काम। और आपने ये न सिर्फ अपने
अपने घर में से आपने मिसाल कायम की, अपनी ममता के से मिसाल कायम की, बल्कि आपने अपने काम और अपने कर्म क्षेत्र में भी आपने बहुत बड़ी मिसाल आज भी आप कर रहे हैं, जो आप फाउंडेशन चला रहे हैं योगेश जी के साथ। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आज आप आई हमारे साथ जी, जी, कुछ जी। बातें की। और अभी और जो लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अगर उनमें कोई माताएं हो, तो मेरे हाथ जोड़कर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को ना सुनने की आदत डालो। उन्हें बहुत कष्ट उठाने के लिए आगे भेजो, उनका हाथ सही तरीके से छोड़ दो। माँ होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम उसका हाथ पकड़ के ही चले और जिंदगी के उनके हर डिसीजन में हम कुछ ना कुछ बोलते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें खुद को खुद के डिसीजन लेने दो, आगे चलने दो। अगर वो गिरते हैं तो हमें उनके साथ रहना है, लेकिन कष्ट उठाने की आदत उन्हें होनी ही चाहिए। और फौज जी ऐसा एक बिल्कुल। करियर है, एक फील्ड ऐसा है कि हर एक बच्चे ने वो ट्रेनिंग लेना चाहिए, चाहे वो बाद में एज अ करियर ऑप्ट करे या ना करे, लेकिन हर एक बच्चे ने और माओ ने उन्हें भेजना चाहिए उधर। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हमारे साथ ज्यादातर तो माताएं और स्त्रियां, नारियां जुड़ी हुई हैं आपके कार्यक्रम। कुछ कुछ पुरुष भी सुन रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नारियां नारियां जुड़ी हैं, और मुझे लगता है कि वो आपका संदेश उन तक पहुंच गया होगा। और आपकी खुद की एक मिसाल कायम की आपने, इसलिए ये कोई कहने की बात नहीं है, ये आपने अपने अपने एक मिसाल कायम करके आपने एक बिल्कुल एक करके दिखाया है। तो कोई भी काम हो उसकी शुरुआत खुद से करो तो अच्छा है ना, तो फिर हम किसी को जी बता सकते हैं। जी और जी खुद से बिल्कुल पहले जी राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए हर एक ने। और ये सोच घर में से संस्कारों से मिलती है, वो माने करना बहुत जरूरी है। फिर कौन सा भी हो, काम कौन सा भी हो, लेकिन हम राष्ट्र हित के बारे में पहले सोचना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। जी। और कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी, यही यही संदेश कि नेशन फर्स्ट करके हर एक घर में सोच होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में किसी का भी बच्चा बेटी काम कर रहे हो, लेकिन हमारे राष्ट्र के हित के बारे में उस वक्त पहले सोचना चाहिए। मुझे पैसा कितना मिलता है, बाकी सारी सुविधाएं कौन सी मिलती है या नहीं मिलती है, मैं यहाँ रहूं या आउट ऑफ इंडिया जाऊं, कहीं भी जाऊं, हमारे राष्ट्र से हमने जुड़ना चाहिए और अपना कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से देना चाहिए। बस यही मेरा कहना बहुत है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया हमारे श्रोताओं को। और मैं आज के कार्यक्रम में आप आई और हमारे साथ समय दिया, अपना कीमती समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। आगे जब भी मौका नहीं नहीं, मिलेगा ऐसा आपको फिर कुछ है नहीं जोड़ेंगे। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी। यस। दोस्तों, ये थी सुमेधा चिथड़े जी, जिनको हमने माँ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया, पेश किया। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी दूसरी मेहमान, वो उनका नाम मीनाक्षी निजावन। नमस्कार मीनाक्षी जी। सर नमस्कार, कैसे हैं? आपकी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। तो मीनाक्षी जी जो है वो एक फाइनेंशियल प्लानर है, और ये बजाज एलियंस में ये कार्यरत हैं और काफी सालों से काम कर रही हैं। उम्र इनकी ज्यादा है नहीं, वो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन उम्र का कर्तव्यों से और कामों से कोई लेना देना होता नहीं है दरअसल। इसीलिए हमने इनको आज अपने साथ मधु किया था, इनको बुलाया था, इनको इनवाइट किया था इस प्रोग्राम में, कि हम ये बता सकें कि एक कोई भी बड़ा काम करने के लिए या कोई अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, जो कि बहुत हम लिखने और कहने में बहुत कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन मीनाक्षी जी ने उसकी मिसाल अपने, एक जिंदा मिसाल है मीनाक्षी जी उसकी। और मीनाक्षी जी आपके साथ जुड़े हुए हैं श्रीमती मधु खरे जी, आपका स्वागत कर रही हैं, निशी सिंह जी, बीना अग्रवाल जी, और हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, वो आपको सुन रहे हैं।
तो मीनाक्षी जी, आप मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपके लाइफ में एज ए सिस्टर चैलेंजेस तो खैर बहुत होते हैं, श्रोता हम मीनाक्षी जी को एज ए सिस्टर शोकेस कर रहे हैं, एक बहन के रूप में। तो एज ए सिस्टर आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और उनको आपने कैसे ओवरकम किया है, मीनाक्षी जी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे यहाँ पर आप लोगों ने इनवाइट किया एंड एज अ सिस्टर मैं एक वर्ड रखती हूँ अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आज के टाइम पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड मेरे मायने में जो यूज़ करना चाहती हूँ वो ये है, मेरी उम्र के सेम मेरी बैचमेट्स या मेरे ऐज के लड़के-लड़कियाँ आज के टाइम पर आधे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का 25 साल की उम्र में कोई नहीं समझता है सर। लेकिन अगर हम्म, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग देखा है, आपके पीछे आपके भाई हैं, बहन हैं, या तो सर आप एक आगे आने वाले टाइम में उसको रिग्रेट करो कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। या आप उनको कुछ करके उनको भी एक सीख देंगे सर कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैमिली में एक लड़की होकर अगर निभा रही है, तो इसका मतलब एक लड़की लड़के से किसी भी मायने में कम नहीं है। अभी यहाँ पर मेरी उम्र के लड़के-लड़कियाँ पब, बार में घूम रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के उस पर मतलब अपने दम पर नहीं इवन मेरे खुद के ही ग्रुप की मैं बात करूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग हैं जो अपने पेरेंट्स प्रॉपर्टी पर कुछ भी आप बोलिए उस पर ऐश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बट स्टिल मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। मेरे छोटा भाई है, छोटी बहन है, जो मुझे लाइफ में नहीं मिली तो आज के टाइम पर मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा चीज़ होगा जो वो बोलते हों और उनको नहीं मिलता हो। तो मैं सिर्फ़ ये बोलूँगी सर कि अगर एक लड़की है, पंख लगे हुए हैं उसमें अगर उसमें ताकत है उड़ने की तो उसको उड़ने दिया जाए। अगर वो उड़ेगी सर तो अपनों को भी साथ लेकर उड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आप कह रही हैं और बहुत खूबसूरत आपने विचार आपके हैं। आजकल की वैसे आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, मुझे आप आजकल की जनरेशन की लग रही हैं। और जो आपने कहा कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना और दूसरा करते हैं, तो अ, उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन साथ एतराज़ साथ की बात अगर नहीं है सर, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड अगर पता हाँ, होगा, तो सर वो हर जी चीज़ जी को बैलेंस करके चलेगा। क्यों? क्योंकि जी सर जी, आज के टाइम पर मैं सिर्फ़ जो यंगर जनरेशन की बात करूँगी सर 20 से 25 साल की उम्र में, या तो सर वो अपने बारे में सोचेंगे या फिर वो अपनी फैमिली के बारे में। वो सिर्फ़ एक चीज़ सोच सकते हैं सर, या तो अपनों को साथ बिल्कुल, लेकर चलो या अपनों को साथ लेकर चलना सर ईज़ी नहीं है लाइफ़ में। एक लड़की जी। होकर जो 21 साल की उम्र में अगर आप मार्केट में जाकर नौकरी कर रहे हो सर, आप अपनों को साथ लेकर चलना चाहते हो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट आ जाता है, बहुत अप्स एंड डाउन आप फेस करते हो लाइफ़ में। लेकिन ठीक है, एट द एंड रिग्रेट ये नहीं होगा सर क्योंकि आप अपने भाई-बहन को अगर सपोर्ट कर रहे हो, वो लाइफ़ में कुछ बन जाएँगे, तो तब वहाँ आपको वो रिग्रेट फ़ील नहीं होगा सर। आपको अपनी मेहनत का फल वहाँ मिल जाएगा जब आपके भाई-बहन वहाँ स्टैंड कर जाएँगे। अच्छा, आप मुझे क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जो है ये आपको शोकेस कर रहे हैं एज ए सिस्टर, कि एक बहन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनका जो काम और कर्तव्य कैसे आपने, तो जब आप 21 साल की उम्र में जब मार्केट में जब आप निकली और आपने काम शुरू किया, तो उसके बाद आपने कैसे अपने छोटे भाई और छोटी बहन का मतलब उनका आपने कैसे देख रेख और कैसे उनका उनके लिए आप एक छाया बनी? सर जी, मैंने बहुत जल्दी ही अपनी एमबीए कंप्लीट कर लिया था 21 साल की उम्र में। जैसे ही किया तो आप बोल सकते हैं एक इमैच्योर नेचर था। कुछ इतना बाहर का नहीं कभी देखा लोग कैसे हैं, कैसे क्या परखना है, नहीं आता था कुछ भी। लेकिन ठीक है अच्छे लोग मिले, उनके साथ काम किया, सीखा हर चीज़। तो कहीं न कहीं आप ये बोल सकते हो ज़ीरो से अगर आप उठ रहे हो तो आप एक अगर कुछ कर पा रहे हो लाइफ़ में, तो वहाँ मेरी बात मैं सिर्फ़ यहाँ पे पॉइंट एक ये ऐड करूँगी मेरे भाई-बहन थे, छोटे थे सर। मेरे को सिर्फ़ यही था कि ये लाइफ़ में कुछ कर जाएँगे, मैं कर रही हूँ, मैं भी अच्छा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर रही हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। एक छोटी-सी सिटी में आप रहते हो, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, एक आप अगर अच्छे बैकग्राउंड से हो होने के बाद भी आपको अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है या कोई भी एक फैमिली का ऐसा मेंबर नहीं आपको सपोर्ट करे, तो वहाँ मेरे माइंड में सिर्फ़ ये था कि मैं अकेली हूँ, मुझे खुद उठना है और उनको उठाना है। तो अब वहाँ पर मेरा ब्रदर अच्छा कर रहा है, मेरी सिस्टर का भी एक एमसीए कंप्लीट हो गया है, अभी आने वाले टाइम में वाह! उसका भी काफ़ी अच्छा करियर ग्रोथ होगा। तो वहाँ पर बस एक छोटी-सी सिटी से उठकर मैं अपने पेरेंट्स को नोएडा में लेकर आ गई हूँ।
तो कहीं न कहीं मेरे भाई-बहन को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो सर यही है, सिर्फ़ सिर्फ़ कहीं न कहीं एक मैं 21 साल से उठकर यहाँ पर आई हूँ, अच्छा किया है मैंने सब कुछ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके ना तो आपके ये हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं आपसे बहुत ही इम्प्रेस होके वो कमेंट्स भी दे रहे हैं। शोभना तनेजा जी बहुत तारीफ कर रही हैं, मधु खरे जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी बैलेंस की बात कर रही हैं, और आबा सिन्हा जी, अनुराधा जी। यहाँ पे मैं ये बता दूं श्रोताओं कि ये थॉट्स तो इनके अच्छे हैं ही हैं, थॉट्स की बात सिर्फ थॉट्स की नहीं हो रही, लेकिन इनका कर्म भी जो है वो अच्छा है। शी हैज मेंटेन्ड हर थॉट्स, उनको उनको शार्पन किया है अपने कर्मों से। नॉर्मली तो हमारे थॉट्स आर कैन बी ए फॉडर फॉर इंटेलेक्ट, बट बिल्कुल। अल्टीमेटली जो है वो कर्म काम आते हैं। और जो इन्होंने बताया 21 साल की उम्र में ये इन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को सपोर्ट किया, आज उसका नतीजा ये है कि उनकी छोटी सिस्टर जो है एमसीए कर चुकी है और अपने एक पड़ाव एक मुकम्मल कर चुकी है, और ये अपने फादर मदर को नोएडा लाए। सेटलमेंट देखिए किस तरह से इन्होंने अपनी छोटी सी कम सिन उम्र है खुद में इनकी, और इनके भी खेलने खाने, जैसे हम आम तौर पे कहते हैं खेलने खाने के दिन, तो उसमें ऐसा जिम्मेदारी लेना और उसको निभाना, इसीलिए आज ये मीनाक्षी जी हमारे बीच में है श्रोताओं। तो मीनाक्षी जी, अ, जब आप देखिए जब आप 21-22 साल की थी, आपने जॉब लिया, एमबीए किया, और आपके दोस्त वगैरह थे आपके साथ, आपकी उम्र के दोस्त रहे होंगे, चलो आज एंजॉय करते हैं, चलो आज वहां पिक्चर देखते हैं, चलो और कहीं जाते हैं, कहीं पिकनिक में जाते हैं या आउटिंग पे जाते हैं। ये सब आपके साथ भी हुआ होगा। और उसके बीच में आपने मतलब कैसे ये एक बैलेंस रखा आपने कि नहीं मुझे चलो ये भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन अपने दोस्तों को भी नाराज नहीं करूंगी, लेकिन जो मेरा एम है, जो मेरा मिशन है, उससे मैं हटूंगी नहीं। इसके सर बारे में कुछ बताइए। एक वर्ड होता है डिसिप्लिन, बैलेंस, जो मैम ने भी मेंशन किया अभी कमेंट में। सर अगर आपको पता है आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आप एन्जॉय करिए। एक हर चीज़ का एक लिमिट है। आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए सर। अगर आप उन चीज़ों को नहीं बैलेंस कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप नहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड भी नहीं निभा सकते हो सर, स्पेशली फैमिली को लेकर। तो सर कहीं न कहीं कॉलेज में भी जब थे, फ्रेंड सर्कल अच्छा था, बड़े थे, सब अच्छा ग्रुप था। तो सब लोगों में मैं ही सबसे छोटी थी इवेन। लेकिन सर छोटी होने के बाद भी मेरा सिर्फ़ माइंड में एक था कि मीनाक्षी कभी भी गलत रास्ते नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए, जो लाइफ़ में सोचा हुआ है उस चीज़ को करना है। करना है मतलब करना है, चाहे कितना भी रुकावट आए। लोगों ने बहुत कोशिश की सर कि मैं एमबीए नहीं कर पाऊँ, काफ़ी सारी सिचुएशंस ओ, लाइफ़ में आई। अप डाउन्स भी आए, लोगों ने बोला कि शादी इज़ नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू, लेकिन नहीं, मुझे वो चूज़ नहीं करना था, फैमिली सपोर्ट कहीं से कुछ नहीं था। इवन जो आप कहते हो रिलेटिव्स होते हैं, वहाँ से भी सिर्फ एमबीए को लेकर इवन मेरा बैकग्राउंड बीएससी का है सर। बीएससी करने के अच्छा बाद एमबीए मेरे लिए बिल्कुल अलग ही एक फ़ील्ड आ गया था वहाँ पर। लेकिन मुझे ये था जी। एमबीए करके मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ लाइफ़ में, कुछ अलग फ़ील्ड पकड़ूँगी तो मैं कुछ कर जाऊँगी यहाँ पर। तो वहाँ पर सर्कल अच्छा था कॉलेज का सर, कभी गलत रास्ते पे किसी ने भेजने की कोशिश नहीं की और गलत लोग नहीं थे, आपका गलत एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आप गलत रास्ते कभी नहीं जाओगे। तो वो डिसिप्लिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनिशन क्या होती है। बहुत खूब, बहुत खूब आपने डिसिप्लिन की बात की, और अपने सेल्फ रेस्ट्रेंट जिसको कहते हैं कि अपने आप पर काबू रखना, वो उसकी बात करी। और इसमें एक बात आपने करी मीनाक्षी जी, आपने एक बात की कि बहुत दिक्कतें मुश्किलें भी आई, तो कुछ हमें बता सकते हैं, हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा कर सकते हैं कि कैसे अ, आपको, जैसे कभी होता है कि फीस भरनी हो, या ऐसे अपने भाइयों और बहनों का कुछ ऐसा, कोई ऐसा वाक्य बताइए जिसमें जो आपको याद आ रहा हो। सर जब जब मुझे ही एमबीए करना था तो मैं जिस बैंक में गई थी अ फाइनेंशियल सपोर्ट वाली बात मैंने आपको किया उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मैं नहीं पेरेंट्स को बोल सकती थी डायरेक्टली कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जिस बैंक में गई सर मैं तो वो ब्रांच मैनेजर ही मेरे किसी ब्रदर का फ्रेंड था।
जैसे उसने ओके। मेरा नाम पूछा मीनाक्षी निझावन, उसने उनको कॉल लगा दिया कि आपकी सिस्टर है, मेरे ब्रदर ने मुझे घर बुला लिया वापस। अगले दिन मैं मॉर्निंग में गई तो उन्होंने मुझे यही बोला कि घर में बैठ जाओ, कोई लोन नहीं लेना, ये वो तुम बाहर जाकर मार्केट में बोलोगी इधर से इनकी बेटी लोन लेने आई है, तो ना अगर मेरा नाम है तो मेरा नाम भी ये होगा, वो होगा। तो सर खराब कहीं होगा। न कहीं वहाँ पे मुझे हाँ, सर ठीक है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ठीक है मुझे कहीं न कहीं उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट नहीं किया सर एक लेवल तक का। तभी मुझे बैंक जाना पड़ा था सर लोन के लिए, लेकिन लोन भी नहीं मिल पाया सर, क्योंकि वो मेरे ही लोन निकल गए थे वहाँ से। हम्म। उसके बाद सर कॉलेज में काफ़ी अप्रोच किया कि आप लोग लोन दिलवाइए, लेकिन नहीं मिल पाया वहाँ से भी। तो फिर कुछ टाइम के लिए मैं कहीं पर इंटर्नशिप करने के लिए गई थी। तो वहाँ पर कुछ महीने मैंने वहाँ पर जॉब किया, कुछ पैसा जोड़ा, मैंने पूरा अपना एमबीए का फीस दिया वहाँ पर। और फिर जैसे ही मैंने अपना एमबीए किया, मेरी सिस्टर की भी फीस जाती थी रेगुलर एमसीए का भी। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता था, मेरी सैलरी आती थी, हमेशा उनके लिए चली जाती थी। लेकिन मुझे ये था सर कि इसका फल मिलेगा कभी न कभी। बहुत तो खूब, बहुत आपने। अप्स डाउन आते हैं सर, आप फेस करो, सब कुछ बहुत ईज़िली चला मूव होता जाएगा लाइफ में। यू नेवर नो कब सिचुएशन आपके फ़ेवर में होकर आपको सपोर्ट करके चली भी जाएँगी। ये आपका जो आज हम सुन रहे हैं आपका मीनाक्षी जी, हमने कई बार इस प्लेटफॉर्म पे भी ये बातें की हैं और कई लोगों से बातचीत हुई है हमारी। तो कुछ कुछ लोगों के विचार ये थे, जैसे कि आजकल की जनरेशन, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए आजकल की जनरेशन में भी मीनाक्षी निझावन जैसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं, निझावन जैसी बहनें मौजूद हैं, जो आजकल की दुनिया में रह के और एक मॉडर्न और आजकल जनरेशन नेक्स्ट में रहते हुए भी वो वो देखिए कैसे वो उन्होंने काम अपना बीड़ा उठाया अपनी फैमिली का, और वो पूरी तरह से उसको सरंजाम दे रही हैं और ये कह के कर रही हैं कि आगे मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। तो ये सोच कोई जनरेशन नेक्स्ट जो हम कहते हैं उसकी नहीं है, ये बहुत गंभीर सोच है, ये सर कल बहुत को वो परिपक्व सोच है। जब वो अपने पैर जी। पर स्टैंड हो जाएँगे सर लाइफ में, और मेरे जी। भाई-बहन भी बहुत सपोर्टिव हैं सर, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन मम्मी भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, अब फादर भी हो गए हैं धीरे-धीरे सपोर्ट में। क्योंकि उनको जी। पता है कि बच्चे गलत रास्ते नहीं जा रहे हैं, हर चीज़ बहुत ईज़िली मतलब हम लोग समझ जाते हैं। तो कहीं न कहीं छोटे भाई-बहन हैं, समझते हैं सर हर चीज़ को, तो जब लाइफ़ में वो स्टैंड हो जाएँगे सर, एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाएँगे सर, तो वो दिल का सुकून जो होगा ना सर, कि मैंने नहीं किया उस टाइम पर उन लोगों के लिए, मतलब ठीक है, कुछ सिचुएशंस होती हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ये करूँ, वो करूँ, लाइफ़ में ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। लेकिन जब वो अपने लेवल पर पहुँच जाएँगे, तो मुझे भी एक सुकून जो मिलेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं क्या कोई बात नहीं, आप बहुत, क्योंकि ये सारे जो हम बातचीत कर रहे हैं, अभी मैंने सुमेधा जी से भी बात कर रहा था, तो ये सारी बात जो है इमोशंस की है। बिल्कुल सर। ये इसमें इमोशनल होना बिल्कुल लाजमी है, और आपको याद आ रहा होगा मेरे से बात करते करते एक एक पल, एक एक काम जो आपने किया, एक एक रुकावट, एक एक मुश्किल, वो सब आपको याद आ रहा हो। मैं देख पा रहा हूँ कि आप इमोशनल हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप हिम्मत तो हारने के लिए तो आप पैदा ही नहीं हुई है, वो आपके चेहरे से दिख रहा है हमें कि आपका जो इस छोटी सी उम्र में आपका जो चेहरे पे जो कन्विक्शन है और जो आगे बढ़ने की आपकी आपका तेज है एक चेहरे पे। और वो कह रही हैं, आभा सिन्हा जी कह रही हैं, यू आर अ ब्रेव गर्ल, कमेंट्स में थैंक यू, लिख थैंक रही यू। हैं। आभा सिन्हा जी कह रही हैं, यू आर वेरी मॉडेस्ट ऑल्सो। अतुल सहाय जी जुड़े हुए हैं, टफ टाइम्स दे डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू, टफ बिल्कुल टाइम्स सर। डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। मधु खरे जी भी आपका अ, बहुत हौसला बढ़ा रही है। हमारे जितने भी श्रोता है, निवेदिता श्रीवास्तव जी भी आपको बहुत ही ब्रेवरी के लिए, आपको डिटर्मिनेशन के लिए आपका हौसला थैंक यू बढ़ा रही है। एवरीवन, थैंक यू। अच्छा मीनाक्षी जी, एक बात बताइए, आप सबसे बड़ी हैं अपने भाई बहनों में? जी। अच्छा, तो आपका अपने
प्रति और अपने भाई बहनों के प्रति क्या गोल, क्या आपने गोल सेट किया है? सर मेरे तो कुछ मतलब जो गोल्स थे मैं नहीं कर पाई फुलफिल, लेकिन उनके गोल्स जो हैं लाइफ में उनको फुलफिल करने के लिए मैं उनको जो सपोर्ट चाहिए उनको वो दे रही हूँ। सर कई बार एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आप अपनों में और सपनों में एक चीज़ को चूज़ कर लो। तो मैंने अपनों को चूज़ किया हुआ है सर, सपने तो आगे भी पूरे हो जाएँगे। वाह वाह, क्या बात, बहुत ज़रूरी नहीं है हर सपना पूरा होगा आपका। तो कहीं न कहीं उनको जो च करना है लाइफ़ में मेरी तरफ से कभी भी नो नहीं होती है उन चीज़ के लिए। जो करना है आप करो, आपको लाइफ़ में कुछ जो अचीवमेंट हासिल करना है आप करो, मेरी तरफ से कभी कोई नो नहीं है। जो एक्स्ट्रा सपोर्ट मुझे च करना है उनको मैं कर रही हूँ। इवन मेरी सिस्टर को काफ़ी बीच में अभी कोविड की वज़ह से सफ़र करना पड़ा जॉब के लिए। बट सर स्टिल वही है कहीं न कहीं जिस लेवल तक मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, वो खुद भी काफ़ी मेहनती है। तो सर हर चीज़ का सपोर्ट अवेलेबल है उन लोगों के लिए। तो ठीक है सर अपना नहीं कर पाए तो एट लीस्ट उनके लिए तो कहीं न कहीं मैं स्टैंड ले रही हूँ सर। और सोच भी बहुत बदली है सर अपने घरवालों की। जो उनका एक सोच था उससे नेक्स्ट लेवल पर उनको कैसे लाना था, वो सब किया है सर। जिस घर का माहौल एक कैसा था पहले के टाइम पर आज उस घर का बिल्कुल ओपन माइंडेड अगर माहौल हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा सबको। तो सर देखिए ऐसे ये तो नहीं मिलता है कुछ भी। जी, देखिए यहाँ पे हमको दो तीन बातें पता लग रही हैं और इसको मीनाक्षी जी को हम लाए अपने साथ और इन्होंने भी समय दिया, अपना कीमती समय निकाला इन्होंने और हमारे साथ ये बातें साझा की। देखिए सपनों में और अपनों में कितनी बड़ी बात की इन्होंने, एक को चुनना पड़ता है। पता नहीं ये शायरा है या नहीं है, ये हमारा जो मंच है मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं, ये शायरों कवियों का मंच है, यहाँ लेखकों का मंच है और आपकी ये बात बिल्कुल हमारे दिल तक पहुंच गई और दिल तक पहुंची नहीं, दिल में उतर गई। और दूसरी बात इन्होंने कही बदलाव की। पहले ये होता है कि क्या करेगी एक छोटी सी लड़की, क्या कौन सा क्या हीरो बनेगी है, क्या सुपर हीरोइन बनेगी, क्या कर लेगी, इतनी दुनिया बाहर निर्मम है, देयर इज अ क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर। और एक बिल्कुल 21 साल की लड़की एक अपना मशाल उठा के बाहर निकलती है और ना सिर्फ अपना ख्याल रखती है बल्कि अपने छोटे भाई बहनों का भी वो उनको भी उनकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस को भी आगे बढ़ाती है। हालांकि उनने खुद भी मेहनत करी होगी, ये हम बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकते कि उनके बगैर मेहनत किए हुए फल मिलेगा, लेकिन एक गाइडिंग लाइट चाहिए, एक एक पथ प्रदर्शक चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए होता है और वो मीनाक्षी जी ने बहुत बखूबी अ, अदा किया। मीनाक्षी जी, कोई और संदेश आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे पटल पे देना चाहती हैं तो आप दे दीजिए। सर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पंख लगे हुए हैं तो उसको उड़ने दो बस, कभी काटो मत। क्योंकि मैं खुद भी बहुत सफ़र किया है, लोग आज भी बोलते हैं, शादी का वर्ड बीच में लेकर आ जाते हैं। तो ठीक है ना, वो मुझे जो करना है लाइफ़ में तो वो मेरा डिसीज़न रहने दो। ठीक है, फैमिली का भी रहेगा हर चीज़, फैमिली को भी साथ में रखना पड़ेगा हर डिसीज़न में। लेकिन मेरा भी वहाँ पर एक वुमन का भी डिसीज़न रखा जाए जो कि आज के टाइम पर सर ठीक है इंडिया के अंदर सोच बदल रही है धीरे-धीरे, लेकिन अभी बदली नहीं है सर। एक मेट्रो सिटी हम्म की बात और एक आप किसी विलेज या किसी स्मॉल सिटी की बात करोगे, तो काफ़ी डिफरेंस है हम्म सर सोच के अंदर, दिन-रात का अंतर है सर। तो एक वुमन का पॉइंट सर पॉइंट है तो पॉइंट है। तो यहाँ पर एक जेन्युइन बात है कि आप मैं हूँ, ये मेरा पक्ष है तो इसको भी सुना जाए। एक वो मैन ईगो, मैन एटीट्यूड वो वर्ड की जगह एक वुमेन का पक्ष भी एक इक्वालिटी वर्ड में सुना जाए और रखा जाए और मत काटो ना उसके पंख, उड़ेगी उड़ने दो उसको, क्या क्या दिक्कत है इसमें? एक इक्वालिटी वर्ड जी, में करो ना इसको एनकरेज कहीं न कहीं। दैट्स इट, थैंक यू बहुत सर। तो बहुत नहीं, बहुत बहुत सही कहा आपने और ये अ, आपकी बात भी सही है कि बड़े शहरों में बदलाव आया है, छोटे शहरों में भी बदलाव आया है, लेकिन हाँ, जब हमारी बात होती है, जवान बेटी सामने हो तो वो हमेशा कहा जाता है कि नहीं आप शादी कर लो और ये सब करो। बाकी आपने अभी तक का जो सफर आपने खुद अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने कर्तव्य सारे पूरे किए हैं। मुझे उम्मीद है और आशा ही है और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आगे भी थैंक आप छोटी मोटी जो ये दिक्कतें हैं और जो ये मानसिकताएं हैं
इनसे आप खूब जूझोगे और आगे बढ़ोगे और अपने दमखम पे, जैसे आपके जो पंख लगे हैं उनसे आपकी परवाज भी होगी, आपकी उड़ान भी होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप आप हम आपको धन्यवाद और हम आपको बहुत अभिनंदन करते हैं कि आप आई और आपका कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर, सो थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू, मच। थैंक यू वेरी मच। और हमारे प्रोग्राम श्रोता भी बहुत आपसे माता के बाद बहन, हमारी छोटी सी बहन, उनसे आप मिले और मीनाक्षी निजावन जी, और आपने इनका सफर में साथ आपने निभाया। आपने देखा होगा किस हद तक, और क्योंकि हमें यहाँ श्रोताओं पर्सनल चीजें बोलने या सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उस सफर में इंटरेस्ट है। जो रुचि हमारा यही है कि उस सफर को हम शोकेस करें, जो उन्होंने एज ए सुमेधा जी ने एज ए माँ वो सफर किया और मीनाक्षी जी ने एज ए बहन वो सफर किया। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक बेटी जुड़ गई हैं, इन्हें तो आप खूब जानते हैं, निवेदिता चक्रवर्ती जी, नमस्कार। नमस्कार, तो नमस्कार। बेटी के रूप में उम्मीद है आवाज आ रही होगी, आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जी, आवाज़ आ रही है। तो एक बेटी के नाते आज निवेदिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। इनके पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया है। माता जी अभी हैं और इनके साथ ही हैं। बड़ी उम्र, जब हमारे माँ बाप बड़ी उम्र अटेन करते हैं, या हम भी अब आगे, देखिए बदलाव तो हर उम्र में हर इंसान के साथ होता है। बच्चा पैदा होने से लेके अंत तक बदलाव ही बदलाव होते हैं। तो एक तो दुर्बलता शरीर में आ जाती है, और एक वो तेजी, एक वो जैसे हम कहते हैं वो स्पिरिट वैसा नहीं रहता। और दूसरी ये चीज है कि कुछ प्रूव करने की शक्ति भी नहीं रहती। उस समय कुछ अपनों की जरूरत पड़ती है, कुछ सहारे तो हम नहीं कह सकते, हाँ कुछ ऐसे इंसानों की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है कि जो आपको समझे और समझ के हमारे को आगे, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारे कंधे बन जाए, और हम उनके हाथों, उनके पैरों, उनके कंधों से चले, और वो हमारे साथ मिला के अपना कदम चले जब तक भी वो इस दुनिया में जीवित रहे। पहले भी निवेदिता जी से बात हुई है उनके पिताजी के बारे में, फिर से बात करेंगे आज एज ए डॉटर। एक्सक्यूज मी। निवेदिता जी, आपके पिताजी की स्मृतियां बहुत हैं आपके पटल पे, आपके मानस पटल पे बहुत होंगी, हरिद्वार से और बचपन की। कुछ हमने बातें भी की हैं, आपने पहले प्रोग्राम में भी वो बात की है। मुझे ये बताइए कि जब आप छोटे से बड़ी हो गई, एक ट्रांजिशन आया शादी होने के बाद, उसके बाद आपको कहीं ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं बाबा से या माँ से दूर हो गई हूँ और अब मेरा रोल इतना नहीं रहना चाहिए जैसे आम तौर पे होता है? और अगर ऐसा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? जी। जी, भूपेन जी, पहले तो बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे लाने के लिए। तो श्रोताओं को बहुत नमस्कार और बहुत प्रणाम। तो मैं बता दूं, मैं आना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रही थी एज अ डॉटर, और ये कोर टीम के मेंबर्स ने मुझे खींच के लेकर के आ गए। उन्होंने बोला, इंक्लूडिंग भूपेंद्र जी, उन्होंने बोला कि नहीं, आप आइए एज अ डॉटर। तो अभी तो मैं मीनाक्षी का जो एपिसोड किया है, मतलब मीनाक्षी की जो बातें सुनी मैंने, उसी से ही बाहर नहीं आ पा रही हूँ।
बहुत मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट गर्ल, बहुत बहुत प्राउड होता है उसके ऊपर। वी ऑल आर। जी भूपेन जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक आप चीज कहने दीजिए, 1 मिनट जी के लिए। देखिए, वैसे तो लगता तो अजीब सा है कि आप ग्रुप के एडमिन हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, और आपने एक प्रतिनिधित्व कर रही हैं एक सेगमेंट में आप खुद ही। लेकिन यहाँ मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमने जोर डाला था, कोर टीम ने पूरी ने इनके ऊपर, क्योंकि उसमें हमारा सबका मत ये था कि अगर आपसे अच्छी और आपसे डिजर्विंग बेटी हमें मिले कोई, तो हम उसको लाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसकी एब्सेंस में अगर कोई डिजर्विंग नहीं हमें मिल रहा है, तो आपको शोकेस करने में क्या हर्ज है? जस्ट बिकॉज यू आर द एडमिन ऑफ द ग्रुप और आप ऑर्गेनाइजर हैं, तो आपको शोकेस ना किया जाए, ये तो कोई ये कोई आई मीन इसमें कोई बैलेंस बनता नहीं है। तो ये हम सबका, मेरा इंक्लूडिंग मेरा भी और बाकी हमारे जो कोर मेंबर हैं उनका भी यही कहना था। तो तब जाकर के ये आई हैं आज। खैर जी, आपसे वो बात कर रहे थे, आप उसका बात कर रही थी। मैंने आपसे पूछा था जी। तो भूपेन जी, मेरी जैसे पहले भी मैंने बताया था, पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई थी मेरी 20 साल की उम्र में। और मैं कहीं से ना कनेक्शन अपने मायके से तोड़ ही नहीं पाई, मतलब जो जो संवेदनाएं थी, और जो मेरे पिताजी और माताजी के साथ ना बहुत अच्छे संबंध रहे। हमारे घर का माहौल ईश्वर की दया से बहुत अच्छा था हमारा। और जो मेरे फादर थे वो मेरे साथ एक मित्र जैसे ही थे। तो अच्छा से मतलब अच्छा, ये एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें पिताजी के साथ कैसे संबंध थे और माताजी के साथ, ताकि लोगों को और सफाई से समझ में आ जाए। तो काफी लोगों को पता है कि मेरे पिताजी भी कविताएं लिखते थे, तो उनके साथ एक साहित्यिक संबंध भी था मेरा। केवल वही जी संबंध नहीं था कि पिता और डॉटर का। इसके अलावा बहुत छोटी-छोटी सी चीजें हैं। मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे पिताजी मेरी चोटियां तक बनाते थे। और चोटी बनाते थे, चोटी गलत बन जाती थी, मैं फिर बोलती थी नहीं, खोल के दोबारा से बनाओ। मम्मी तो किचन में बिजी रहती थी और मेरे फादर फिर से बेचारे ट्राई करके दोबारा से चोटी बनाते थे, और फिर इतनी देर में स्कूल की बस निकल जाती थी। फिर वो बेचारे स्कूटर स्टार्ट करते थे, फिर मुझे स्कूल छोड़ करके आते थे। बहुत तंग किया मैंने, बहुत परेशान किया अपने पापा को। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। और फिर मैंने पहले भी शेयर किया है कि हम लोग गंगा किनारे रहते थे। गंगा किनारे भी जाकर के बहुत बार मैं और फादर बैठे वहां पर बातें करते थे, और बहुत सारी चीजों में डिस्कशंस भी अपने फादर के साथ होते थे मेरे। बहुत तरह तरह के डिस्कशंस होते थे। और हम लोग जब भी कोई नई कविता मेरे पिताजी लिखते थे वो सबसे पहले मुझे सुनाते थे। जो मैं लिखती थी तो सबसे पहले मैं उनको सुनाती थी। मेरी माँ क्या बहुत बात। स्पिरिचुअल है शुरू से ही, बहुत ही आध्यात्मिक। मेरी माँ को बहुत गोपाल ठाकुर के साथ बहुत ज्यादा उनका संबंध है, एक आंतरिक संबंध है। तो वो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी आज भी गोपाल ठाकुर के साथ बात करती हैं। और अभी जाड़े गए हैं तो उनको कंबल उड़ा उड़ा के आती थी कि उनको ठंड लग जाएगी। तो उनसे मैंने सीखा पूजा, मतलब एक आध्यात्म की तरफ जो खिंचाव हुआ वो मेरी मदर की वजह से हुआ। जी भूपेन जी। अच्छा, ये बता दीजिए, जब हमने आमतौर पे ये देखा है कि जब लड़की की शादी होती है और दूसरे घर में चली जाती है, तो धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं हो सकता कि रातों रात तो ऐसा हो नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर उनकी जो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं अ, ससुराल की तरफ से, और नए रिश्ते बन जाते हैं, वो फलते फूलते हैं, और उसमें वो हम्म, एक रस बच जाती है। और इसमें ये हो जाता है कि फिर पीछे की जो जिम्मेदारियां हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ ही देती हैं बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें प्रायोरिटीज कम हो जाती है। वो कहते हैं नहीं, मेरी पहली जिम्मेदारी यहाँ है, मेरे ससुराल की तरफ, और बाकी वहां पे तो और लोग देखते हैं, जैसे भाई हैं, दूसरे भाभियां हैं, तो वो देखते हैं, तो उनको देखने दीजिए। अ, आपका थोड़ा सा इसमें क्या, कैसा रहा आपका जीवन व्यापन? मुझे लगता है जैसे
आपका थोड़ा सा अलग रहा है, तो उस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी। तो भूपेन जी, मेरा बड़ा एक्चुअली ये जो शहरी व्यवस्था भी बहुत अजीब हो गई है। पहले हम लोग सबका संयुक्त परिवार होता था, तो भाई भाभियां सब साथ में रहते थे, वृद्ध लोगों के, तो इतनी चिंता नहीं होती थी। अब क्या हुआ, वो संयुक्त परिवार, क्योंकि सब लोग, हमारा हरिद्वार तो छोटा सा ही शहर था, तो सब मेरे भाई भी नौकरी करने उस शहर को छोड़ना ही पड़ा उनको, और वो नौकरी करने के लिए इधर उधर गए। तो ऑब्वियसली मम्मी पापा तो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते थे। तो क्या हुआ, मेरे मदर फादर के साथ नानी भी रहती थी, और जब मेरे दोनों भाई चले गए, तब तक मुझे भी कोई चिंता इतनी नहीं थी जब दोनों भाई थे। और फिर वो लोग चले गए दूसरी जगह नौकरी करने, उनकी शादी वगैरह ब्याह दूसरी जगह पे ही दूसरे शहर में हो गए वो। तो जो अकेले रह गए वो मेरे मदर फादर और मेरी नानी। और एक टाइम पर ये हालत हो गई थी कि जो मेरी नानी थी वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, और मेरे मम्मी भी, क्योंकि एज ज्यादा हो गई थी, मेरी मम्मी उनकी लगातार सेवा कर रही थी और घर के भी काम कर रही थी, पापा भी ओल्ड थे। तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि वहां पे फुल टाइम मेड्स, फिर मैंने सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया कि कोई फुल टाइम मेड अगर वहां पे मिल जाती है हरिद्वार में, तो उस टाइम नहीं मिल पाई थी। तो बहुत ही अजीब सी हालत थी। तो फिर नानी की डेथ हो गई 2015 में, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मदर फादर मेरे बिल्कुल ओल्ड हो रहे हैं, और उसके बाद मेरा बहुत ज्यादा ध्यान उनकी तरफ गया कि अब ये कैसे रहेंगे करके। तो उसके बाद ही मैंने बहुत ज्यादा टेंशन लेनी शुरू कर दी। जी। अच्छा अच्छा, देखिए एक अपने ये तो आपको खुद ही कहना पड़ेगा कि आपने अभी कहा टेंशन लेना शुरू कर दिया। दरअसल दरअसल ये जो आप टेंशन की बात कर रहे हैं, ये कंसर्न भी है। एक कंसर्न है अपने माँ के लिए, अपने बाबा के लिए है कि कैसे होगा और क्यों होगा। ये कंसर्न जो है, इसी कंसर्न को हम एक अलग आइडेंटिटी देते हैं, और वो कंसर्न जो होता है वो आम भाषा में जिसको हम कहते हैं कंपैशन। अगर वो कंसर्न आपके दिमाग में होगा तो कंपैशन दिल में होगा, अगर कंसर्न जी। नहीं हुआ तो कंपैशन नहीं होगा। आजकल देखिए, जी। हम भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे, कई जगहों पे हम भी जाते हैं। जैसा आपने अभी कहा, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तो यहाँ हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है अपनी फैमिली में रह के वापस अपने फादर मदर का वो एक उनके साथ रहना, उनको कंसर्न शो करके, नॉट ओनली शो करना कंसर्न, बल्कि उनको उनके जो ओल्ड एज में उनके साथ रहना जो आपने किया, तो इसके बारे में आप कुछ कहें। जी। जी भूपेन जी। तो क्या हुआ कि मेरे फादर की अचानक काफी, मैंने बोला कि बहुत ओल्ड हो गए थे, तो मैंने तभी मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि इनको तो मैं अपने पास ही लेकर के आ जाऊंगी, और फिर मैंने उनको लेकर के आ गई। और मेरे फादर को कैंसर था, पैंक्रियाटिक कैंसर। आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग, उनका पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला हम लोगों को, हमने उनको नहीं बताया था, और उनकी दिन पर दिन हालत भी खराब होने लग गई। अब वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे मेरे पास, तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी फादर के साथ। फादर अपना बैग तैयार करके स्टार्ट कर देते थे कि नहीं मुझे क्योंकि फर्क था, हमारा जो हरिद्वार का जो मकान था वहां पे बहुत सारे पेड़, और बहुत ही अच्छा सा, मतलब बहुत सारे पेड़ वेड़ थे, फूलों के और फलों के। तो उनको वो, और फिर उनके साथी संगी सब वहां थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था हमारे साथ रहना। तो मतलब उनको ये लगता था कि वो वहीं चले जाएं। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मदर नहीं जाएंगी। मैं ऐसे ऐसे करके उनके साथ लड़ती थी, तो उनको जबरदस्ती मैंने अपने पास रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो चले गए तो मेरी मदर की भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि वो उनको देख पाए। तो हालांकि मैं भी जॉब करती थी यहाँ पर, तो लेकिन मैंने उनको देखने के लिए एक लड़का भी, जब उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो मैंने भी किसी हेल्पर को रखा था कि वो सारे दिन उनको देखता था। लेकिन मुझे ये संतोष था कि वो मेरे पास थे, और जब भी मेरे ऑफिस में भी, मेरा ऑफिस भी घर के पास ही था, और कभी भी
मैंने बॉस को भी बोल रखा था कि फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी भी अगर बीच में बुलावा आएगा, मैं बीच में ऑफिस से एकदम निकल जाऊंगी। और ऐसा बहुत बार हुआ भी। तो मेरे फादर को बहुत वॉकिंग की आदत थी, वॉकिंग करते करते सोसाइटी से बाहर निकल जाते थे। तो गार्ड साहब को बोल रखा था कि अगर ये निकले तो इनको पकड़ के बिठा लेना, फिर मुझे कॉल कर देना। तो वो कॉल कर देता था, तो मैं फिर एकदम से आती थी। तो ये सब गया था टाइम। जी। अच्छा, यहाँ पे ये मैं एक बात, आपकी बातों में से एक बात निकल के आ रही थी। सोचा नहीं था मैंने आपसे ये पूछूं, लेकिन जब आपने कहा कि वो आपकी छुट्टियां बनाते थे पिताजी, या माता हमेशा माँ बेटी की छुट्टियां बनाती है, तो आपको ये लगता है कभी हमारे रोल्स रिवर्स हो जाते हैं? बचपन में वो हमारे बालों में तेल लगाते हैं, छुट्टियां बनाते हैं, और बाद में जब वो थोड़े से एज्ड हो जाते हैं तो हमें शायद वो काम करने पड़े। खैर, छुट्टियां तो खैर आपने अपनी मदर की बनाई होगी कभी, या बालों में कंघी की होगी। तो इस तरह से जो रोल रिवर्सल की बात हम कर रहे हैं, ये दुनिया का एक ना खत्म होने वाला नियम है, लेकिन ये बिल्कुल। हमारी समझ में आता नहीं है। तो आज वो हमें, आज जब हम बच्चे होते हैं तो वो हमें खिलाते पिलाते हैं या हमारे हमारे नाज नखरे उठाते हैं, तो कल को ऐसा भी होगा कि हमें उनके नाज उठाने पड़ेंगे, शायद मजबूरी में, क्योंकि उनके फिजिकलिटी उस समय साथ नहीं दे रही होगी। तो ऐसा मौका भी कभी आया तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो केवल नाज ही नहीं उठाने होते हैं, उनकी उनकी चीजें भी समझनी होती हैं, क्योंकि वो फिर किसको कहेंगे ना। मतलब जैसे अब मेरे फादर साहब मेरे साथ थे और वो बहुत पर्टिकुलर थे अबाउट हिज शेविंग एंड ऑल, जबकि उनकी बहुत तबीयत भी खराब थी, तब भी उनको शेविंग उनको बिल्कुल पर्टिकुलरली सही तरीके से चाहिए होती थी। उनको दाढ़ी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उनको जिद करते थे कि नहीं मैं खुद ही जाऊंगा नाई के पास। और मैं तो फिर मैंने कहा नहीं आप नहीं जाओगे, और मैं फिर उसको नाई को लेकर के आती थी, खुद गाड़ी में बिठा के उसको लेके आती थी कि चलो मेरे फादर का शेव करो। वो आता था घर में, शेव करता था, फिर जाता था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें थी। और मतलब जो मेरे फादर काफी, जब मतलब मुझे पता भी था कि जाने भी वाले हैं, तो उनको था कि मेरे को चलो, मेरे को अभी ये गाड़ी में बैठ करके जाना है। तो जैसे मैं ऑफिस से आई, उन्होंने बोला कि, मैंने कहा चलो एकदम चलो चलते हैं। तो उनको फिर मैं बिठा करके पूरे गुड़गांव में घुमाती थी। तो बच्चों जैसे भी हो गए थे बहुत ज्यादा, तो करना पड़ता है। और केवल यही नहीं, केवल यही चीजें नहीं होती पेरेंट्स के साथ। आप जैसे वो हमको डांटते थे ना, हम भी उनको डांटते हैं कि मतलब खाना टाइम पे खा लो। मेरी मदर के साथ तो आजकल इसी चीज को लेके इतनी रिफ्ट होती है मेरी। वो 12 बजे पूजा करने के बाद 12 बजे खाना खाती है। मैं मेरी इतना मेरे को गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा कि भाई आपका दवाई का टाइम तो सुबह का है, तो आप 12 बजे क्यों खाना खाते हो? तो ये छोटी छोटी चीजें लेकर के, जैसे वो लोग हमको कंट्रोल करते थे, हम भी उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। जी। जी, वही रोल रिवर्सल की बात कर रहे थे। कभी ऐसा रोल भी हुआ होगा कि जब आपने भी मम्मी को बहुत तंग किया होगा बचपन में, तो वो भी आपके आगे पीछे घूमती होंगी खाना लेके कि खाओ खाओ, और शायद नहीं खाया होगा आपने तब। तो बिल्कुल यही रोल बिल्कुल। रिवर्सल की बात जो कर रहा था मैं, उसमें दरअसल दरअसल हमारे, जब हम बड़े शब्द यूज करते हैं, कर्तव्य और अच्छा, राजीव प्रखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिवार एवं व्यवसाय में संतुलन की दृष्टि से आधुनिक महिला समाज की स्थिति पर आप क्या सोचती हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनका क्वेश्चन डायरेक्टली आप जी, ले मैंने सकती हैं। इसीलिए इसको इनके क्वेश्चन, ये काफी देर से ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं इनका जवाब देना चाह रही थी, इसलिए भी मैंने इसको स्क्रीन पर लिया। जी राजीव जी जी, जी। आपका सवाल पढ़ा मैंने। तो परिवार और व्यवसाय में ये हम जब महिला और पुरुष की, जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं ना, तो महिला और पुरुष को, मैंने शायद पहले भी किसी इंटरव्यू में बोला था कि हम हम कर्तव्यों की या किसी भी चीज की बात करें तो एक इंसान की दृष्टि से उस चीज को देखना चाहिए, महिला और पुरुष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो जैसे एक पुरुष के साथ होता है, वो नौकरी करने के साथ अपने परिवार के साथ कैसे संतुलन रख पाता है, वैसे ही एक महिला के साथ भी होता है कि वो नौकरी करने के साथ, एक आधुनिक महिला परिवार के और साथ और नौकरी करने के साथ कैसे संतुलन रख पाती है। तो बहुत सारी, तो क्या होता है कि लोग ना बहुत इजी वे आउट आजकल ढूंढने लग गए हैं
कि पेरेंट्स को उठा करके ओल्ड एज होम बने तो वो कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो लोग, आप मिलोगे ऐसे लोगों से तो वो तर्क देते हैं कि बैंगलोर में भी इतना अच्छा ओल्ड एज होम बना हुआ है, आजकल तो आपको पता नहीं सोसाइटी जैसे बने हुए ओल्ड एज होम, इतने बढ़िया बने हुए हैं, और बस आप उनको एक पैकेज में दे दो और वो पूरा ध्यान रखते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, ऐसे ऐसे करके आपको लोग समझाएंगे कि पेरेंट्स वहां बहुत खुश रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि पेरेंट्स को ये टाइमली खाना, टाइमली पहनना, इन सब से भी ऊपर ना उनको ह्यूमन टच चाहिए, उनके आसपास लोग होने चाहिए, उनको ये चीजें पसंद है। तो वो चीज हम नहीं देखते, हम इजी वे आउट ढूंढने लगते हैं। तो आधुनिक महिला कह लो, आधुनिक पुरुष कह लो, वो लोग क्योंकि संतुलन नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। मेरे फादर साहब जब बीमार थे, बहुत कैंसर था, उस टाइम भी मैंने, ऐसा नहीं है कि ऑफिस के सेल्स टारगेट थे वो नहीं पूरे किए, उस टाइम मेरे सेल्स टारगेट होते थे वो भी मैंने पूरे किए। इधर मैंने फादर का भी ध्यान रखा, उनके भी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा। थोड़ा सा यस, आपको स्ट्रेच आउट होना पड़ता है, लेकिन वो लोग भी तो हुए थे जब हम छोटे थे तब। मेरे फादर भी तो जॉब करते थे। तो अगर हम हर इंसान इस दृष्टिकोण से देखें कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी भी तो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती होंगी, कभी हम बीमार पड़ते होंगे, तो हमारे फादर भी तो एकदम से ऑफिस से छुट्टी लेकर के आते थे ना घर पर, और हमको देखते थे ना। तो आज हमको देने की बारी है, तो आज हम बोलते हैं कि हम तो बहुत बिजी हैं, तो हम बैलेंस कैसे करें। तो वो बैलेंस तो हमारे मदर फादर ने भी तो किया था, उन्होंने भी तो नौकरी करने के साथ हमको पाला पोसा बड़ा किया। हम इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते। जी भूपेंद्र जी। वो बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और यही मैं अगले आगे बात बढ़ाने से पहले मैं यही सोच रहा था कि जब वो पेरेंट्स बच्चे को पालते हैं या खासकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, तो तब तो कोई ये नहीं कहता कि ये कितना प्रॉब्लम का इनके लिए हो रहा है और कितने इनको स्ट्रेच करना पड़ता है, जैसे आपने यूज किया वर्ड। क्योंकि तब हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये ए, एक एक रिटोरिक है, एक रेफरेन बना है कि नहीं, माँ बाप को तो करना ही करना है। नहीं करना है पर अगर जी। माँ बाप को अगर करना ही है, तो फिर जब वो बेबस होंगे तो तब उनका कौन करेगा। तो इसमें संवेदनाएं जो है हमारी समाज की, उस समय प्रैक्टिकलिटी के बोझ के नीचे दब जाती है। प्रैक्टिकलिटी तो तब भी थी जब हम पैदा हुए थे, और तब भी थी जब उन्होंने हमको पाला पोसा, तब भी प्रैक्टिकलिटी थी। तब भी उनके 10 खर्चे थे और 10 चीजें थी, ऑफिस था, अपना काम था, बिजनेस था, जो भी था। लेकिन बाद में जब वापस देने की बारी होती है, तो कंपैशन और संवेदनाएं जो है वो बैक सीट ले लेती है। आपके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? कारण क्या आप समझते हैं? तो मेरे ख्याल से हर इंसान का ना एक विजन होता है लाइफ में। मैं हर इंसान को कुछ चीजों को लेके बहुत क्लैरिटी होती है लाइफ में, और मेरा दिमाग क्लियर था इस मामले में कि कोई भी बुढ़ा इंसान जो मेरे पास है वो परेशान नहीं होना चाहिए, और मेरे को उनका ध्यान रखना है, और खासकर मेरे माता पिता, उनके लिए मेरी ड्यूटी है। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि किसकी क्या ड्यूटी है, मैंने कभी तोला नहीं इस चीज को कि, तो क्या होता है कि हम लोग शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी आती है लोगों को, सबको। तो वो नहीं करके अगर हम लोग ये सोचे कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मेरे विषय में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो बचपन से बल्कि लड़ाई भी होती थी भाइयों के साथ। मैं बचपन से बोलती थी कि मम्मी पापा तो मेरे पास रहेंगे। मम्मी के ये जो गोपाल जी हैं, मम्मी के आसन के गोपाल जी को लेके लड़ाई हुई थी बड़े भाई के साथ। मैंने कहा ये गोपाल जी तो मेरे घर में ही आएंगे। तो वो कहते तेरे घर में कैसे आएंगे, मम्मी पापा तो मेरे पास रहेंगे। मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे पास ही रहेंगे। आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि बुढ़ापे में ये लोग मेरे पास ही रहेंगे। बहुत खूब जी। और जो आदमी के क्लियर होता है माइंड में, और जो बार बार उसको एफर्मेशन, जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं, मेंटल एफर्मेशन जब करते हैं,
तो वो अल्टीमेटली हो ही जाता है फिर, हमने हाँ देखा है ये लाइफ में। तो ऐसा भी हुआ आपके केस में। जाते जी जाते बेटी के हवाले से कोई जी खास संदेश आप देना चाहती हैं तो आप प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। संदेश तो मैं संदेश वगैरह देने के लिए बहुत छोटी हूँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबके सामने, और आप लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, केवल श्रोताओं को ही नहीं बोल रही हूँ, और अगर कल को हमारी ये वीडियो सर्कुलेट होगी, कि जो एक लड़की होती है हमारे समाज में अभी भी यही है कि जो लड़कियां होती है ना, उनका खुद का माइंडसेट भी ऐसे होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो तो भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ऐसा सोच के चलती हैं, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जैसे भाइयों को पाला पोसा बड़ा किया माँ बाप ने, वैसे हमको भी तो पाला पोसा बड़ा किया, तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हटा ली सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बेटी हैं? तो ये जो माइंडसेट है ना, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिनकी केवल बेटियां हैं तो इसका मतलब उन बुड्ढों को कोई देखेगा ही नहीं क्या? तो ये जो ये जो शाइंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज हटानी चाहिए हर बेटी को, हर लड़की को। कभी भी जब इस चीज की बात आती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो, मतलब ये तो पेरेंट्स तो भाई देखेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो पेरेंट्स आपके भी हैं, आपको भी पाला, उन्होंने जितना प्यार भाइयों को दिया उतना ही आपको भी दिया। बजाय इसके ये देखने की कि उनको कौन कितना देख रहा है, आप अपनी ड्यूटी करें ना। आपकी अपनी ड्यूटी है पेरेंट्स के लिए। हर इंसान के जीवन में माता पिता का ऋण रहता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो तो चुकाना तो पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने एक्चुअली मैं शब्द संदेश तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमने इस पे काफी बात की है। लेकिन जी अल्टीमेटली जो, जैसे हम कोई जीती जागती मिसालें आज हमने पेश की यहाँ पे, तो दरअसल मैं ये कार्यक्रम एक अपने में ही एक संदेश था। उनकी पर्सनैलिटी, जैसे हमने माँ, बहन, वो छोटी लड़की आ गई मीनाक्षी जी, उससे पहले सुमेधा जी आई, फिर आपसे हमने बात की, तो ये उन आपके पर्सनैलिटी में ही एक संदेश छुपा हुआ है जो उजागर हुआ है। नीलम प्रभा देवगन जी कह रही हैं, वेरी ट्रू, बट इफ हस्बैंड इज नॉट कोऑपरेटिव, तो ऐसा होता है जिंदगी में, हर एक काम, नहीं, मैं हर एक देना इंसान चाहूंगी हम। इसका जवाब। जी 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 तो जी, दे दीजिए। नीलम जी, हस्बैंड अगर अगर इस चीज के लिए कोऑपरेटिव नहीं है ना, तो वो आपको एक साड़ी खरीदने के लिए भी कोऑपरेटिव नहीं होगा। फिर भी आप साड़ी तो खरीदते हैं ना, एक स्त्री फिर भी जाकर के साड़ी अपने लिए खरीदती है। यानी जहां फुट डाउन करना है वहां हम करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम कहते हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है। तो ये एक वुमेन को समझना है कि फुट डाउन कहाँ करना है। जब हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए फुट डाउन कर लेते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, और हर स्त्री करती है, चाहे कोई कितना भी कोऑपरेटिव नहीं हो, जहां जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। लेकिन पेरेंट्स के लिए हम फुट डाउन क्यों नहीं करते? वो भी हम कर सकते हैं। हम चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो स्त्री सब कुछ कर सकती है, कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति में सब कुछ कर सकती है स्त्री। जी जी भूपेन जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अपने दिमाग, अपने दिल का, अपने अपना ही जो आपका जो आपने माइंडसेट का है, वो वही हमको डायरेक्ट करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाँ, कभी कभी ऐसे हैं कि अनकोऑपरेटिव चीजें हो जाती हैं, कुछ लोग कोऑपरेटिव नहीं भी होते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो हम चाहते हैं, हम्म। या वो नहीं होता जो हम शिद्दत से नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा शायद आप कहना चाहती थी। जी बिल्कुल। तो जी नीलम जी, थैंक यू। नीलम जी को आपका वो अप्रिशिएट कर रही हैं आपका स्टैंड, और फुल्ली एंडोर्स करती हैं। तो देखिए, ऐसी इसी तरह से हमारी जो छोटी छोटी बातें हैं, वो एक अ, संदेश तो हम कह नहीं सकते, संदेश बहुत बड़ा वर्ड है, आपने कहा, मैं खुद इस चीज को मानता हूँ, तो संदेश देने में हम बिलीव नहीं करते, लेकिन हाँ, एक पहल जरूर हो सकती है, एक पहल, एक नया आयाम। और मुझे उम्मीद है
कि आज के इस कार्यक्रम से हमने जो पहल की है, अंतर्राष्ट्रीय नारी वीक स्पेशल जो हम मना रहे हैं, उसका जो पहला अंक उस श्रृंखला का जो हमने आज प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है ये अच्छी पहल होगी। अब मुझे इतना पता नहीं है कि लोग कितना हमारे श्रोताओं को पसंद आया, वो श्रोता ही बता पाएंगे। और उसके आगे जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी कार्यक्रम आएंगे, वो आपको जरूर आप सुनिए और उसमें अपनी भागीदारी रखिए। मुझे उम्मीद है आपको पूरे पसंद आएंगे और उनमें एक अनोखी और अनूठी पहल मिलेगी और अनोखा एक आयाम मिलेगा, क्योंकि रिटोरिक वाली बातें हम करते नहीं है इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निवेदिता जी। बहुत आप आई धन्यवाद। और बहुत आभार सब आपने श्रोतागण को, श्रोताओं को और भी श्रोताओं का बहुत 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 धन्यवाद। आप मंजू जी प्रोग्राम कंडक्ट करने की भी तारीफ कर रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। निवेदिता हम जी ने की थी। निवेदिता जी ने की, जी 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 निवेदिता जी, बहुत शुक्रिया आपका, निवेदिता श्रीवास्तव जी। और बाकी सब श्रोता जो हमारे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत लंबा प्रोग्राम चला है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा गुप्ता जी देख रही हैं, नीलम प्रभा त्रिलोक देवगन जैन जी जी, देख रहे हैं। जी त्रिलोक जैन जी देख रहे हैं, राजीव प्रखर जी भी जुड़े हुए हैं, कमलेश आर्या, सबका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद धन्यवाद और प्रणाम जी। आप सबको। कल फिर मिलेंगे 7 बजे एक नया अंक लेके। कल फिर जुड़ हाँ जाइए हमारे साथ। जी, धन्यवाद।